ओके, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन हो गया सब, किसी को डाउट है इसमें कोई? सेकंड क्वेश्चन में कुछ पूछना है कि वाई वी आर यूजिंग CSV डॉट रीडर और ब्रैकेट में एफ क्या मेंशन किया? तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन CSV फाइल टू रीड डेटा वी यूज रीडर फंक्शन, एंड रीडर फंक्शन इज यूज विथ CSV डॉट रीडर, एंड इसके ब्रैकेट में हम लोग क्या पास करते हैं? फाइल ऑब्जेक्ट। तो हमारे फाइल ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? एफ। ठीक, तो उसका आंसर हो जाएगा CSV डॉट रीडर और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आएगा एफ। ये आंसर लिख लेना, ध्यान रखना इसको। ये अब नोटबुक लेके बैठा करो और उस आंसर नोट किया करो। अगर एग्जाम के टाइम पे ये सारे आंसर ही रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारा 60-70% पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जितने क्वेश्चंस के जो आंसर मैं बताता हूँ, सैम्पल पेपर के आंसर बताता हूँ, वो सारे आंसर नोट कर लिया करो एक जगह। ठीक, और रिवीजन के टाइम पे उन आंसर्स को रिवाइज किया करो, क्योंकि पेपर कोई अलग से नहीं आएगा, यही पेपर आना है, यही रिपीट हो रहे हैं सारे पेपर। ठीक, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो। In the screenshot of book.csv file, the first row holds the header of the column. While searching, we don't want to include the header row. Therefore, write a statement in line 3 to move the file pointer to the first record. पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, पहले ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन रीड कर लिया? इन द स्क्रीनशॉट ऑफ book.csv फाइल द फर्स्ट सर रो। जब सर्च करते हैं तब हेडर रो आना नहीं चाहिए। हाँ, फर्स्ट रो हमारा क्या है? ये जो जो ये डाटा दिया हुआ है, इसमें ये फर्स्ट रो क्या है? हेडर रो है। तो हमें क्या करना है कि हेडर रो को रीड नहीं कराना है। डाटा कहाँ से रीड कराना है? सेकंड रो से। तो एक्चुअली क्या होगा कि जब CSV डॉट रीडर फंक्शन यूज़ करोगे तो जो वो कर्सर होगा वो कहाँ पे होगा? फर्स्ट रिकॉर्ड पे होगा, यानी हेडर रो पे होगा। अब मुझे कर्सर को हेडर रो से क्या करना है? नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव कराना है। तो अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने कल बताया था ये, कि अगर हेडर रो से कर्सर को नेक्स्ट रो पे मूव कराना है तो कैसे मूव कराते हैं? नेक्स्ट फंक्शन का यूज करके। कौन सा फंक्शन? नेक्स्ट NEXT। हाँ, वेरी गुड, नेक्स्ट फंक्शन का यूज करोगे। कल ही बताया था मैंने कि नेक्स्ट फंक्शन का यूज करके, जैसे जब मैं सर्च फंक्शन पढ़ा रहा था, देखो याद हो अगर तुम लोगों को, तो सर्च फंक्शन मैंने बताया था, देखो ये नेक्स्ट आर, कि मैंने जब रिकॉर्ड को रीड किया, ये रिकॉर्ड रीड हो गया था, और रिकॉर्ड रीड होके कहाँ आया था? आर के अंदर। तो आर के अंदर क्या हो गया कि कंप्लीट रिकॉर्ड रीड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि आई डोंट वांट टू रीड द हेडर रो। ठीक, और मुझे रिकॉर्ड को कर्सर को कहाँ मूव करना है? नेक्स्ट रिकॉर्ड पे। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव करने के लिए मैं क्या फंक्शन यूज करूंगा? नेक्स्ट, और उसके ब्रैकेट में पास क्या कराऊंगा? आर, जो मैंने रीड किया है, आर को रीड किया था ना। तो नेक्स्ट के ब्रैकेट में क्या आएगा? आर आएगा, यानी ऑब्जेक्ट का नाम आएगा। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा? आर। तो इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट, और स्मॉल ब्रैकेट में क्या आएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम चेक कर लेना क्या दिया है क्वेश्चन में पहले तो। हाँ हाँ, हमने तो आर ओबीजे लिया। हाँ, एक मिनट देखता हूँ क्या है। हाँ, इन्होंने ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया है? हाँ, ओबीजे ओबीजे, हाँ ओके, ये ओबीजे दिया हुआ इन्होंने। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 3 क्या होगा बताओ? नेक्स्ट और ब्रैकेट में, ऑब्जेक्ट इन ब्रैकेट। नेक्स्ट ओबीजे। ऑब्जेक्ट। हाँ नेक्स्ट और ब्रैकेट में आ जाएगा ओबीजे। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन एवर वी वॉन्ट टू मूव ऑन द नेक्स्ट रिकॉर्ड, देन इन दैट केस वी विल यूज द नेक्स्ट फंक्शन, और नेक्स्ट फंक्शन के अंदर हम वो ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे जो जो भी हमने ऑब्जेक्ट को रीड किया था, जिस ऑब्जेक्ट को रीड किया था उस ऑब्जेक्ट का नाम उसमें पास कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्लियर हो गया। नाउ फोर्थ का आंसर बताओ क्या होगा? इन लाइन 4 राइट द कंडीशन टू सेलेक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स वेयर बुक प्राइस बिटवीन 400 एंड 600। लाइन 4 में हमें बताना है कि अ, उन्हीं बुक्स का प्राइस शो करना है, सॉरी उन्हीं बुक्स की डिटेल्स दिखानी है जिनका प्राइस 400 और 600 के बीच में है। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? लाइन 4 क्या होगी? लाइन 4 क्या लिखेंगे हम? टेबल शो करो। हाँ, टेबल दिखा रहा हूँ मैं। टेबल में चेक करना कि पहले तो बुक प्राइस वाला कौन सा कॉलम है?
बुक प्राइस क्या होगा? If I in square bracket सर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा? 3, क्योंकि जो कॉलम बुक प्राइस है उसका इंडेक्स क्या है? 3। तो इफ I3 इज ग्रेटर देन, आई इसकी एक मिनट, कितना है इसका वैल्यू? 400 एंड 600। तो कंडीशन हम ये लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कंडीशन होगी इफ I3, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ये ध्यान रखना क्योंकि ये इंडेक्स है, और इंडेक्स को हमेशा कहाँ लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक, तो I3 इज ग्रेटर देन कितना? 400 है। यस सर 400 एंड I3 6 इज लेस देन 600। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। अब चीज इसमें एक चीज नोट करना कि यहाँ पे जो ये I3 इज ग्रेटर देन 400 है, तो ये I3 किस फॉर्म में होगा? दिस I3 विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग और इंटीजर। किस फॉर्म में होगा ये? मतलब जब हम टेबल से I3 को रेफर करेंगे, इंटीजर नहीं, मैंने क्या बताया था? CSV फाइल फॉर्म में होता है। एक्चुअली जो बुक प्राइस लिखा हुआ है, ये जो बुक प्राइस है, दिस बुक प्राइस, ये वाला कॉलम जो है, इसमें जो वैल्यूज हैं वो क्या है? नंबर्स हैं। बट मैंने क्या बोला कि CSV फाइल में जो भी डेटा है वो कैसा, किस तरह ट्रीट होता है? स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है। चाहे CSV फाइल हो या टेक्स्ट फाइल हो, वहाँ पे जो डेटा होता है वो स्ट्रिंग कंसिडर किया जाता है। तो अगर मैं ये लिखूंगा कि I3 इज ग्रेटर देन दिस 300, तो I3 से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? 290, मतलब वो वैल्यू 300 और 600 के बीच में तो होगी, बट वो वैल्यू क्या होगी? स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि हम स्ट्रिंग के फॉर्म में इसको हमने यहाँ जैसे 400 लिखा, तो ये तो हमारे इंटीजर वैल्यू है, और ये भी क्या है? इंटीजर वैल्यू है। तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हम क्या करें कि इस 400 को हम इस तरह से कोट्स में लिख दें, तो ये स्ट्रिंग में बदल जाएगा, ये स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा। यस अगर सर हमने 400 को कोट्स में लिख दिया तो ये स्ट्रिंग में चेंज हो गया, और I3 जो है वो भी स्ट्रिंग है। जो I3 है हमारा टेबल के अंदर, वो कॉलम भी तो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, तो स्ट्रिंग का कंपैरिजन स्ट्रिंग से ही तो होगा। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग का कंपैरिजन हम इंटीजर से नहीं कर सकते, या स्ट्रिंग का कंपैरिजन फ्लोट से नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, जो 400 जो वैल्यू है और 600 वैल्यू है, उसको मैंने स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। तो स्ट्रिंग में चेंज करने से क्या हो गया कि जो टेबल के अंदर डेटा है वो भी स्ट्रिंग है, और जो हमने वैल्यू थी वो भी क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू है। तो स्ट्रिंग का कंपैरिजन स्ट्रिंग के साथ हो जाएगा। ठीक, तो या तो हम ये ऑप्शन कर सकते हैं, और अगर हमें ये नहीं करना है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा डेटा है, मतलब किसमें? CSV फाइल के अंदर, उस डेटा को हम इंटीजर डेटा में चेंज कर देंगे। कैसे? इस तरह से उसके आगे इंट लगा देंगे। तो इंट लगाने से क्या होगा कि I3 वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? इंट में चेंज हो जाएगी, जो कि हमारी स्ट्रिंग वैल्यू थी। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि जो हमारा I3 कॉलम है, दैट I3 कॉलम इज कंटेनिंग द प्राइसेस, बट इन टेबल दैट प्राइस इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, तो उस स्ट्रिंग को मुझे इंटीजर में तो चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं उसको इंटीजर से कंपेयर करा पाऊंगा। मैं स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर से थोड़ी कंपेयर कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेंज दैट वैल्यू इनटू इंट, so that we can compare that column value and the value that we have provided. समझ में आया? Yes. यस सर देखो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस ये जो वैल्यूज हैं, ये बुक प्राइस, ये 290 लिखा है, 470 लिखा है, 1462 लिखा है, तो हमें तो लग रहा है कि दीज आर द इंटीजर वैल्यूज। बट ऑलवेज रिमेंबर कि CSV फाइल में जो भी डेटा होगा, चाहे वो होल नंबर्स हो या फ्लोट वैल्यूज हो, वो सारा डेटा स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है। तो अब ये जो 290 है ये तो स्ट्रिंग वैल्यू है, 470 भी स्ट्रिंग वैल्यू है, ये भी स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अगर मुझे इसको इंटीजर में बदलना है तो मैं क्या करूँगा? इसके आगे इंट कीवर्ड यूज़ कर लूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये मैंने इंट जो I3 से जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा? ये I3 से जो मिलेगा वो होगा स्ट्रिंग। तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया
और उसके आगे इंट लगा दिया, तो ये किस में चेंज हो गया, इंट में चेंज हो गया। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं इसका, देखो बताता हूँ। जैसे मेरे पास सपोज एक वैल्यू है a इक्वल टू 34.5, ठीक, ये सॉरी मैं इसको स्ट्रिंग में लिखता हूँ, a इक्वल टू 34 लिखा सपोज। तो अभी a की वैल्यू क्या है, 34 है, और उसको मैंने सिंगल कोट में लिखा है। तो अगर मैं टाइप ऑफ a निकालूंगा तो मेरा टाइप ऑफ a क्या आएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आया। अब इस स्ट्रिंग को मुझे चेंज करना है इंटीजर में, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इंट और उसके ब्रैकेट में a दे दूंगा, ए। तो ये मेरा इंटीजर चेंज हो गया। और अब मैं चेक करूंगा टाइप ऑफ a, तो मेरा टाइप ऑफ a क्या आएगा, एक सेकंड, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख दिया उसको, तो मैं ऐसे लिखूंगा x इक्वल टू इंट ऑफ ए, ठीक। तो अब मैं अगर टाइप ऑफ चेक करता हूँ, टाइप ऑफ x, तो ये आएगा इंट, और x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30, ठीक है। तो यहाँ पे यस सर। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये i3 था, ये वैल्यू इंटीजर बन गई क्योंकि मैंने इसके आगे इंट लगा दिया है, ठीक। और ये इंटीजर वैल्यू किससे कंपेयर हुई, इंटीजर वैल्यू के साथ ही कंपेयर हुई, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी ये भी क्या हो गया, इंटीजर में चेंज हो गया, और इसको मैंने इस इंटीजर वैल्यू के साथ कंपेयर कराया, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो ये स्टेटमेंट होगा कि जो दैट जो i3 कॉलम था, यानी प्राइस वाला कॉलम था, उस पर हम चेक कर लेंगे कि वेदर दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 400 एंड लेस देन 600, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट राइट कर लेना फोर्थ वाले केस में, ठीक है, ये वाला। ओके, ये फोर्थ का आंसर है। सर सर्च वाला प्रोग्राम चल नहीं रहा था। हाँ, सर्च वाला नहीं चल रहा था। देखो यहाँ भी हमने वही यूज़ किया है, लेकिन सर्च वाला प्रोग्राम नहीं चल रहा है उसका। कल मैंने ट्राई किया लेकिन वो तब भी नहीं आया। मैं और इसको देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि क्यों नहीं आ रहा है उसका आंसर, ठीक है। लेकिन एक्चुअली केसेस सारे इस तरह से ही यूज़ होने हैं। जैसे यहाँ भी तो हमने i3 लिखा है, और जो तुम्हारा मार्किंग स्कीम है उसमें भी यही आंसर दिया हुआ है, क्योंकि हम जो कॉलम को रेफर करते हैं वो इंडेक्स के साथ ही रेफर करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, i3 ही तो लिखा है और कंडीशंस लगाई हैं। तो एग्जाम मतलब कोई भी बुक में देखोगे तो यही इस तरह से ही सॉल्यूशन दिया है, बस हम जब इसको रन कराने जा रहे हैं तो वो आंसर रन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलो अभी ठीक है, मैं एक बार और देखूंगा इसको। तो ये हमारा फोर्थ आंसर हो गया इसका, ठीक है। ये फोर्थ का आंसर लिख यस लेना सर। ध्यान से। नाउ अब इसके बाद देखो क्या पूछा है। हाँ, ये फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है, फिफ्थ पार्ट। A programmer has written the following code to write data into a CSV file. But while reading the temp.csv file, it shows an empty row after each record. देखो वही प्रॉब्लम आ रही है जो हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही थी, जब हम प्रोग्राम को राइट करके डाटा रीड करा रहे थे, तो हमारा ये ब्लैंक लिस्ट मिल रहा था ना, ये वाली। मतलब हमने राइट क्या किया, ये राइट किया है, और उसके बाद एक दूसरा रिकॉर्ड राइट किया है, वो क्या है, ये है। तो हमने क्या किया कि इस CSV फाइल में दो रिकॉर्ड राइट कर दिए। तो पहला रिकॉर्ड हमारा क्या है, मंडे ट्यूसडे लिस्ट के फॉर्म में, और दूसरा रिकॉर्ड भी क्या है, जनवरी फरवरी लिस्ट के फॉर्म में। तो जो CS, सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ ओके, ठीक है। हाँ, आवाज़ आ रही है अभी, आ रही है। ओके। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो फाइल हमारी किस नाम से है, फाइल का नाम क्या है, टेम्प डॉट टेम्प डॉट CSV, और इसको हमने राइट मोड में ओपन किया, ठीक है। राइट मोड में ओपन करने के बाद इसको हमने CSV डॉट राइटर से ये फाइल ऑब्जेक्ट 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 सॉरी राइटर ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। राइटर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, OBJ, ठीक। अब OBJ के हेल्प से हमने राइट रो फंक्शन यूज़ किया और ये डेटा राइट कर दिया।
और एक ये वाली लिस्ट राइट कर दी, मतलब ये लिस्ट के फॉर्म में डेटा है मंडे ट्यूजडे, और एक दूसरी लिस्ट है जनवरी फरवरी। तो जो CSV फाइल temp.csv है उसमें हमारे 2 रिकॉर्ड राइट हो गए, ठीक है। अब हमने इस फाइल को रीड करना स्टार्ट किया, तो जब हम रीड कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट ये आ रहा है, क्या आ रहा है ये, ठीक है। और एक्चुअली आना क्या चाहिए आउटपुट, आउटपुट में ये ब्लैंक लिस्ट नहीं आनी चाहिए, ठीक है, जो कल प्रॉब्लम आ रही थी ना ब्लैंक लिस्ट की। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, इस प्रॉब्लम को न्यू रिमूव। लाइन। हाँ, न्यू लाइन इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो हमारा ये वाला लाइन है दिस लाइन, यस सर। यहाँ पे कॉमा लगा के क्या लिखेंगे, कॉमा न्यू लाइन इक्वल टू ब्लैंक कोट, लाइन इक्वल टू ब्लैंक कोट। मतलब ये जो हमारी लाइन थी एफ इक्वल टू ओपन वाली लाइन, वहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा एफ इक्वल टू ओपन, और ब्रैकेट में क्या लिखा था, temp.csv था आई थी। टी कॉलन हाँ, D:\\, स्लैश temp, डॉट सी एस। हमारे फाइल का नाम था, कॉमा फिर फाइल मोड था हमारा W, और इसी के आगे हम लोग लिख देंगे न्यू लाइन इक्वल टू, और यहाँ सॉरी कोट में स्पेस नहीं देना है, ब्लैंक कोट देना है इस तरह से, ठीक। तो ये हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी हम फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल ओपन करने के बाद उसको राइट मोड में ओपन किया, कॉमा न्यू लाइन इक्वल टू क्या कर देंगे, ब्लैंक कोट कर देंगे। तो अगर हम न्यू लाइन इक्वल टू ब्लैंक कोट करेंगे तो जो हमारा जो बार बार जो एक्स्ट्रा आउटपुट आ रहा है जो ब्लैंक लिस्ट आ रही है वो ब्लैंक लिस्ट आउटपुट में तो नहीं होगी, ठीक है, ओके। फिफ्थ का आंसर समझ में आ गया सभी को। यस यस सर। सर। नाउ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो इसमें ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, मतलब 5 में से 4 को 4 पार्ट करने थे, तो 4 नंबर का क्वेश्चन तो CSV फाइल पे है 1 1 मार्क्स का। अब एग्जाम में इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जब तुम कोई भी एग्जाम दोगे तो इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनना है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो अगर ये 5 आंसर तुमने याद कर लिए तो तुम्हारे 5 मार्क्स तो वैसे फिक्स हो गए एग्जाम में, ठीक है। 5 लाइन में कितने, 5 कोड ही तो याद करने हैं, ठीक। तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा CSV फाइल पे बेस, ठीक। उसके बाद देखो CSV फाइल के और बाइनरी फाइल्स के और भी क्वेश्चन इसमें पूछे थे, देख रहा हूँ कहाँ पे हैं। लास्ट में बाय। ओके, हाँ देखो ये क्वेश्चन जो है, ये जो 40th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, ये बाइनरी फाइल पे बेस्ड है, ठीक। तो इसमें देखो करना क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में, देखो एज्यूम अ बाइनरी फाइल IPL.dat, बाइनरी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .dat होता है, ध्यान रखना। बाइनरी फाइल्स का जो एक्सटेंशन होगा दैट विल बी .dat, और टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, txt TXT टीएक्सटी। टी। तो अब देखो इन्होंने बोला है कि IPL.dat एक बाइनरी फाइल है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, and holds the following data of all cricket players available in auction pool। तो इस फाइल में क्या है कि प्लेयर्स का डेटा है, और प्लेयर्स का जो डेटा है वो लिस्ट के फॉर्म में राइट किया है, मतलब उसको एक एज अ लिस्ट बना के और उस बाइनरी फाइल पे राइट किया हुआ है। तो लिस्ट में क्या क्या डाटा है देखो, एक तो है प्लेयर नंबर, एक है प्लेयर नेम, और एक है कि मैच प्लेड, मतलब उसमें कितने मैचेस खेले हुए हैं, और एक टोटल रन, मतलब उसने कितने रन बनाए हुए हैं। और ये डेटा को क्या किया उसने, लिस्ट के फॉर्म में राइट किया हुआ है, ओके। मतलब ये बाइनरी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और उस बाइनरी फाइल के अंदर किसका डेटा है, कुछ क्रिकेट प्लेयर्स का डेटा है, और वो डेटा लिस्ट के फॉर्म में उस फाइल पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि राइट अ फंक्शन प्लेयर सिलेक्शन to copy the details of all those players who have scored more than 1000 runs to a new file, Chennai Super Kings.dat, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो इस बाइनरी फाइल के अंदर जो डेटा है उसमें से जिन जिन प्लेयर्स ने 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हुए हैं
उनका रिकॉर्ड एक दूसरी फाइल में कॉपी करना है, और दूसरी फाइल का नाम क्या है, CNI superkings.dat। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया Yes, कि sir. we have already defined a file ipl.dat, and in that file we are having the details of some players, and from this file we want to copy only those records, uh, only the records of those players which have scored more than 10,000 runs into a new file CNI superkings.dat। ठीक है, तो अब देखो ये क्या करना है कि एक फाइल से तो डाटा रीड करना है, मतलब एक फाइल को हम कौन से मोड में ओपन करेंगे, रीड मोड में। कौन सी फाइल रीड मोड में ओपन होगी? IPL dot. हाँ, हमारे पास दो फाइल है, IPL.dat है और चेन्नई सुपर किंग्स.dat है। तो IPL.dat से हमें क्या करना है, डेटा को रीड कराना है, और जो चेन्नई सुपर किंग्स.dat है उस वाली फाइल पे उस डाटा पे राइट करना है। ओके, इतना समझ में आया कि हमें कौन सी फाइल को रीड करना है, कौन सी फाइल पे राइट कराना है। ठीक, अब इसका देखो आंसर जो है, तुम लोगों के पास मार्किंग स्कीम है इसकी? नो सर। कैसे नहीं है, ग्रुप में नहीं मिला तुम्हारा मार्किंग स्कीम? Sir. ये मैं बता रहा हूँ, ग्रुप में सेंड किया था, देखना तुम लोग, वहीं क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है, मार्किंग स्कीम भी दी है इसकी। अब देखो, जब इसका मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो प्रोग्राम कुछ इस तरह से होगा, चेक देखो, लिख के दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। एक नई फाइल बना लेता हूँ। अभी एक्चुअली ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा, क्योंकि रन कराने के लिए पहले तो मुझे वो फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर हमें प्रोग्राम का आउटपुट चाहिए तो पहले हमें फाइल पर डेटा राइट करना पड़ेगा, IPL.dat फाइल बनानी पड़ेगी, फिर जब वो IPL.dat फाइल बन जाएगी तब उसको हम रीड कर पाएंगे। तो हमें वो काम नहीं करना है, हमें तो केवल इसमें एक फंक्शन डिफाइन करना है जो कि बस रिकॉर्ड को एक फाइल से दूसरी फाइल पे कॉपी करे। ठीक, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी IPL.dat फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, हम ओनली फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने फंक्शन का नाम लिखा डेफ, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका नाम क्या देना है, प्लेयर सिलेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस फंक्शन का नाम क्या रखना है, प्लेयर सिलेक्शन। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि एक फाइल को हमें रीड करना है और एक फाइल को राइट करना है, तो हम क्या करते हैं, दो फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक, तो फाइल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो पहला फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज एफ इक्वल टू, अच्छा देखो, अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगा तुम लोगों को, वो भी थोड़ा समझना। अभी मैं एक बता रहा हूँ क्या है, एफ इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे हमने उसका पाथ दे दिया फाइल का डी कॉलन, एंड फाइल नेम इज IPL.dat, और इसको कौन से मोड में ओपन करना है, आर डी। इसको फाइल आर, हाँ, क्योंकि ये बाइनरी फाइल है तो आर बी आएगा। ठीक है, तो ये फाइल, बाइनरी में हम डी ड्राइव यूज करते हैं। अरे ड्राइव से मतलब नहीं होता है, मैं क्या बोला कि पाथ देना कोई कंपलसरी नहीं है। फाइल अगर मैं पाथ नहीं दूंगा तो वो डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे जाएगा, और अगर मैं पाथ दे दूंगा तो वो उस लोकेशन पे जाएगा। मैं अगर सपोज इसको मैं डी नहीं लिखता हूँ, केवल इतना लिखता हूँ, ये लिखता हूँ IPL.dat, तो ये भी लिख सकता हूँ मैं, बट इस केस में फाइल कहाँ सेव होगी, इस केस में सी ड्राइव के अंदर, जो पाइथन प्रोग्राम की, जहाँ तुम्हारे पाइथन प्रोग्राम सेव होते हैं वहाँ पे जाएगा। और अगर मैं इसको कोई ड्राइव में सेव करना है तो मैं इसके आगे ई कॉलन लगा दूंगा। मुझे मान लो ई ड्राइव में सेव करना है, मेरे पास मेरे कंप्यूटर में ई ड्राइव है, तो मैंने ई कॉलन लगा दिया, तो अब ई ड्राइव में जाएगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको डी ड्राइव में रखूँ तो मैं डी ड्राइव में रख सकता हूँ। ये मेरी चॉइस है ना कि मुझे फाइल कहाँ सेव करनी है। जब तुम कंप्यूटर में कोई फाइल बनाते हो, मान लो MS वर्ड की फाइल बनाई, तो तुम डिसाइड करते हो ना कि मुझे उसे डेस्कटॉप पे डालना है, कि मुझे डी ड्राइव में सेव करना है, कि मुझे ई ड्राइव में सेव करना है। वो तुम्हारी चॉइस है ना कि मैं पाथ क्या दूंगा दूंगा उसका। ठीक है, तो इट इज़ योर चॉइस कि कहाँ पे इसको सेव करना है। तो ये जो पाथ है, दिस पाथ इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ, और अगर मैं ये हटा दूं तो ये रिलेटिव पाथ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव पाथ। अगर मैं इसको डाल दूं डी कॉलन, ये तो हो गया ये एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, तो एक फाइल को तो हमने कर लिया रीड मोड में ओपन, और जो दूसरी फाइल होगी, सपोज इसमें हमने फाइल ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया एक्स, तो हम जो दूसरी फाइल होगी, और दूसरी फाइल का नाम क्या है हमारा, दूसरी फाइल का नाम क्या है, क्वेश्चन में दूसरी फाइल का नाम क्या दिया है,
चेन्नई सुपर चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नाम दिया चेन्नई सुपर किंग्स डॉट DAT, ओके। एंड इसको हमने क्लोज किया, कॉमा। अब ये वाली फाइल जो होगी वो कौन से मोड में ओपन होगी? राइट मोड। राइट मोड में, यानी कि WD। बाइनरी फाइल है इसलिए क्या आएगा? WD। तो ये हमारी पहली वाली जो फर्स्ट फाइल है वो रीड मोड में ओपन होगी और दूसरी फाइल राइट मोड में ओपन होगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि फाइल को रीड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फाइल को रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वाइल ट्रू, वाइल ट्रू, ठीक। अब रीड कैसे होगा? मैंने क्या बताया था, बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? बाइनरी फाइल से अगर कोई हमें रिकॉर्ड रीड करना है तो कौन सा फंक्शन चलता है? लोड फंक्शन होता है, डंप मतलब होता है राइट करना, रीड करना, ठीक है। तो इसको रीड करना, लोड। हाँ। तो ये लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। सपोज मैंने यहाँ आर ले लिया, एक आर इक्वल टू पिकल डॉट लोड, और ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ? एफ आएगा कि एक्स आएगा? एफ आएगा। एक्स क्यों नहीं आएगा? एक्स भी तो फाइल ऑब्जेक्ट है। उसको तो राइट करना है। राइट के लिए है ना, हाँ, उसको राइट के लिए यूज किया है और एफ को ऐड रीड करने के लिए। तो अभी हम लोग रीड कर रहे हैं तो एफ आएगा यहाँ पे, ठीक है। पिकल डॉट लोड एफ, ओके। अब ये रिकॉर्ड हमारा रीड हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इस रिकॉर्ड में चेक करना है कि किस प्लेयर के जो टोटल रन हैं वो 10,000 से ज़्यादा हैं, ठीक है। यही तो चेक करना है ना। तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ, और इफ के साथ अब ये चेक करो कि टोटल रन्स वाला जो वो है लिस्ट में, वो कौन से इंडेक्स पे आएगा। जो टोटल रन्स है हमारा, ये लिस्ट है हमारी, पी नंबर, पी नेम, मैच प्लेट और टोटल रन्स। तो टोटल रन्स का इंडेक्स क्या होगा? 3। टोटल इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे होगा? सॉरी, टोटल रन्स कौन से इंडेक्स पे होगा? इंडेक्स नंबर 3 पे, 3 पे। क्योंकि ये लिस्ट का पहला एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना होता है? 0 होता है। जो सेकंड एलिमेंट है उसका इंडेक्स 1 होगा, जो थर्ड एलिमेंट है उसका इंडेक्स 2 होगा, और जो फोर्थ एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होगा? 3, ठीक। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? इफ क्या होगा? इफ, बताओ, इफ के ब्रैकेट में क्या आएगा? इफ और हमारा रिकॉर्ड किस नाम से? आर ब्रैकेट 3। ठीक है। इफ R3 इज ग्रेटर देन 10,000, ओके। ग्रेटर। देखो R3 क्यों लिखा कि R जो है वो कंप्लीट रिकॉर्ड है, और मुझे क्या करना है कि उस R के अंदर मुझे चेक करना है कि थर्ड वैल्यू क्या है, ठीक। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें क्या करना है कि इस वाले रिकॉर्ड को राइट करना है फाइल पे। तो हम क्या लिखेंगे? पिकल डॉट डंप, और ब्रैकेट में क्या आएगा? पिकल डॉट डंप के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? डंप के अंदर दो पैरामीटर होते हैं, आर। हाँ, एक तो जो रिकॉर्ड हम राइट करने जा रहे हैं आर, और फाइल ऑब्जेक्ट का नाम। तो आर कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट क्या है? सर एफ। एफ नहीं है, एक्स है। एक्स। राइट, सॉरी। ठीक है, क्योंकि ये हम राइट करने जा रहे हैं, एक्स। ठीक है। आर कॉमा एक्स, तो ये हमारा रिकॉर्ड राइट हो गया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि बस यही इसका कोड है, इतना सा कोड है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, क्या कह रहे हो? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, कंडीशन समझ में आ गई? इफ R3 इज ग्रेटर देन 10,000, तो हमें क्या करना है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा जो रिकॉर्ड R है उसको डंप करना है एक्स मतलब चेन्नई सुपर किंग्स डॉट DAT पे,
ओके, तो पिकल डॉट डम्प ब्रैकेट में जो हमारा रिकॉर्ड था वो आर आ गया, और जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट था वो था एक्स, तो एक्स पे ये रिकॉर्ड हमारा राइट हो गया। ठीक, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें एक ट्राई और एक एक्सेप्ट का यूज़ होता है, बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें बता रहा हूँ क्यों इसमें ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं। इसको जो हम लिखेंगे वो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, तो हमारी कंडीशन आएगी दैट विल बी इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा कोड लिखना पड़ता है जब भी हम फाइल को रीड करते हैं किसी फाइल को, तो ये पूरा कोड जो है वो ट्राई के अंदर आएगा। ये वाला इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना, ठीक है। और ट्राई ब्लॉक करने के बाद उसके बाद एक ब्लॉक और आएगा जिसे बोलते हैं एक्सेप्ट, XCEPT, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट में एक एरर जनरेट करनी पड़ती है, इसे बोलते हैं EOF एरर, EOF एरर। एरर, ठीक है, EOF एरर। और इस EOF एरर में क्या कर देंगे कि एक पास। हम पास की जगह पास भी लिख सकते हैं, या फिर हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट लिख सकते हैं, प्रिंट एंड ऑफ फाइल रीड, एंड ऑफ पास भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमने फाइल को ओपन किया था वो क्लोज करेंगे, क्लोज। ठीक है। तो एक तो एफ डॉट क्लोज हो एफ जाएगा डॉट और एक क्लोज हो जाएगा एक्स डॉट। एक्स। तुम लोग एक क्वेश्चन पुटअप करोगे कि ट्राई और एक्सेप्ट का यूज क्यों किया है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब हम किसी फाइल को रीड करते हैं, जैसे इस वाली फाइल में IPL.dat फाइल में हम क्या कर रहे हैं कि रिकॉर्ड्स को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। सर्च किस पे कर रहे हैं कि अगर उसका टोटल रन ग्रेटर देन 10,000 है तो वो कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जैसे मान लो मेरे पास IPL.dat फाइल है, और IPL.dat मान लो मेरे पास 5 प्लेयर्स का डिटेल्स है, ओके। अब वो 5 प्लेयर्स में अगर सपोज किसी भी प्लेयर की रन 10,000 से ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है कि जिसने 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, तब क्या होगा? उस केस में तो फिर हमारा डेटा राइट नहीं हो पाएगा ना, यस सर। ठीक है, क्योंकि वो फाइल के अंदर रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमारा जो लूप की जो कंडीशन है, लूप में जो कंडीशन लगाई है कि R3 इज ग्रेटर देन 10,000, तो वो कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी। तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो रिकॉर्ड राइट नहीं होगा। तो क्या होता है कि जब हम फाइल को रीड करते हैं तो रीड तो शुरू से करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक। अब सपोज इस फाइल के अंदर वो हमें रिकॉर्ड नहीं मिला, मतलब हमने पूरी फाइल रीड कर ली और वो रिकॉर्ड हमें नहीं मिला, तो क्या होगा कि अगर रिकॉर्ड फाइंड आउट नहीं होता है तो हम कौन से ब्लॉक में जंप करेंगे? एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में जंप करेंगे। मतलब ट्राई ब्लॉक कब चलेगा? ट्राई ब्लॉक तब चलेगा जब हमारा रिकॉर्ड उसके अंदर होगा। जैसे हम किसी फाइल को रीड कर रहे हैं और अगर उस फाइल के अंदर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और सपोज अगर वो रिकॉर्ड उस फाइल के अंदर नहीं है तो हमारा कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? एक्सेप्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ट्राई ब्लॉक कब चलना है? ट्राई ब्लॉक तब चलेगा जब रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, और एक्सेप्ट वाला ब्लॉक कब चलेगा? जब वो रिकॉर्ड उस फाइल के अंदर नहीं होगा। तो सपोज अगर हमारा ट्राई वाला ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट हो पाया, क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड उसमें नहीं था, तो हमारा कौन सा ब्लॉक चलेगा? एक्सेप्ट वाला ब्लॉक चलेगा। और एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में हमने एक एरर जनरेट की हुई है जिसे बोलते हैं EOF एरर। EOF का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल, ओके। EOF का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ फाइल एरर। EOF एक्सेप्ट में क्या लिखा मैंने? EOF एरर। तो कौन सी एरर जनरेट हुई? EOF एरर, यानी एंड ऑफ फाइल एरर। इसका मतलब ये हुआ कि एंड ऑफ फाइल एरर अगर जनरेट हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमने पूरी फाइल को चेक कर लिया और पूरी फाइल चेक करने के बाद हमें वो रिकॉर्ड फाइंड आउट नहीं हुआ, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट ब्लॉक में आया है तो EOF एरर चलेगा, और EOF एरर जब एग्जीक्यूट होगा तो इट मीन्स कि जो हम रिकॉर्ड फाइंड आउट करना चाह रहे थे वो रिकॉर्ड उस फाइल में हमें मिला ही नहीं। तो हमने क्या लिख दिया? प्रिंट एंड ऑफ फाइल रीच्ड, मतलब कि हम
फाइल के एंड तक जा चुके हैं और हमें रिकॉर्ड फाइंड आउट नहीं हुआ। ओके, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो जब भी याद रखना कि जब भी हम किसी फाइल को रीड करके उसमें कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पे हमें ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज़ करना पड़ेगा। तो ट्राई ब्लॉक, अगर ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो हमारा रिकॉर्ड फाइंड आउट हो जाएगा, और अगर ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हमें वो एंड ऑफ फाइल की एरर जनरेट करेगा और बताएगा कि हम एंड ऑफ फाइल पे पहुंच चुके हैं और हमें वो रिकॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, so there are two blocks, try block and except block. Try block is executed when the record is available in the file, and except block is executed when the record is not available in the file. And when the except block is executed, it will generate the end of file error. ठीक है, मतलब वो एक एरर होती है कि हम एंड ऑफ फाइल तक जा चुके हैं तब भी हमें रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो वो एक EOF एरर जनरेट कर देगा। EOF मतलब एंड ऑफ फाइल एरर, और उस एरर के अंदर हमने मैसेज दे दिया कि एंड ऑफ फाइल रीच। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का हमें यूज़ करना है जब भी हम कोई रिकॉर्ड सर्च करेंगे किसी पर्टिकुलर फाइल में। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, IPL.DAT से रिकॉर्ड ट्रांसफ़र कर रहा है किस पे, चेन्नई सुपर किंग्स .DAT में, लेकिन उन्हीं रिकॉर्ड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है जिन रिकॉर्ड्स के लिए जो टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं वो 10,000 से ज़्यादा हैं। ओके, प्रोग्राम समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक, तो ये 40th क्वेश्चन का जो ए पार्ट था, मतलब इसमें और भी एक और भी है, ये वाला हमने कर लिया। अच्छा सॉरी, अभी एक ही पार्ट हुआ है, अभी इसमें ये दूसरा पार्ट भी सॉल्व करना है और इसका और वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो आई थिंक तुम लोग अगर ट्राई करोगे तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता है कि कब फाइल को रीड करना है, कब राइट करना है, और कब लोड फंक्शन यूज़ होता है और डंप फंक्शन यूज़ होता है। ठीक, तो इसको ट्राई करना, सॉल्यूशन तुम लोगों के पास में है, सॉल्यूशन से हेल्प ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना 40th वाला। ठीक है, 40 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आने हैं तुम्हारे। ठीक, यस सर। तो ये कल सेकंड का पार्ट मुझे सेकंड पार्ट 40th का सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाना, और इसका जो और वाला क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करके दिखाना। पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर कोई चीज़ नहीं आ रही हो तो फिर मार्किंग स्कीम से हेल्प लेना। ठीक है, ओके, तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें तुम लोगों को समझ में आ रही हैं बाइनरी फाइल से रिलेटेड और CSV फाइल से रिलेटेड। तो अब ये क्वेश्चन एग्जाम में तुम लोग को सॉल्व करने हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम होगा सेकंड प्री बोर्ड, उसमें ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्री बोर्ड में तुम लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किए थे क्वेश्चन। ठीक, और बाकी रिवीजन अपना करते रहो, MySQL का जो भी रिवीजन है, और पाइथन में जो फंक्शन वाला चैप्टर है, जो फाइल हैंडलिंग है, डेटा फाइल हैंडलिंग है, ये सारे चैप्टर रिवाइज करो, और डेली कम से कम एक सैम्पल पेपर से कम एक टारगेट सेट करो कि मुझे आज 1 मार्क के क्वेश्चन करने हैं, फिर नेक्स्ट डे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने हैं, फिर नेक्स्ट डे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक, तो अगर इस तरह से पढ़ाई करोगे तो तुम लोग का अच्छा स्कोर आएगा एग्जाम में। ठीक, सर और परसों और नरसों की वीडियो हाँ शेयर कर देना। सर परसों और हाँ ठीक, नरसों की वीडियो शेयर कर देना। हाँ हाँ ठीक है, पर कल का तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, परसों का होगा रिकॉर्डिंग इसमें। तो इसको सॉल्व करना अच्छे से, पेपर सॉल्व करो डेली और पढ़ाई करो, एंड आई होप तुम लोगों के मार्क्स अच्छे हैं इस बार। हम्म सर एक क्वेश्चन। हम्म सर अगर हम किसी मेन ऑफिस को अगर कनेक्ट करेंगे किसी यूनिवर्सिटी में, मतलब यूनिवर्सिटी से, अगर वो 1400 किलोमीटर डिस्टेंस पे है तो उसके लिए कौन सी डिवाइस सूटेबल होगी कनेक्ट करने के लिए? वहाँ पर डिवाइस नहीं होगा, फिर वो सैटेलाइट कनेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। हाँ सैटेलाइट सर, मैं कनेक्शन सजेस्ट सूटेबल हो तो डिवाइस नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि एक तो केबल कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर इतनी डिस्टेंस पे कोई चीज़ है तो केबल कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे फिर सैटेलाइट सिग्नल्स का यूज़ होगा वहाँ पे। ठीक है, मतलब केबल कनेक्शन तो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी डिस्टेंस मतलब ज़्यादा ना हो, मतलब 5-6 किलोमीटर की रेंज में हो या इस तरह से,
तब हम केबल कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो केबल कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा, तो वहाँ पे फिर सैटेलाइट कनेक्शन वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, डिवाइस में वहाँ पे लिख देना कि बिकॉज द डिस्टेंस इज टू मच so we cannot use a cable connection, so for that we will use the satellite connection or wireless connection. ठीक है, ओके। अच्छा, अभी पेपर किस किसने मुझे सॉल्व करके नहीं भेजा है? क्वेश्चन पेपर किस किसने नहीं भेजा सॉल्व करके? कौन कौन कनेक्टेड है? एक मिनट, साहिल का ऑफलाइन आ गया था पेपर। साहिल, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करो सर। हेलो यस सर। साहिल, मुझे क्लास ज्वाइन करके कहीं चले जाते हैं ये लोग। साहिल, यस सर। हाँ, बाकी का जो मुंबई रीजन वाला पेपर था, यस सर। तो उसमें से जो क्वेश्चन तुमने नहीं किए तो उसका सॉल्यूशन मुझे सेंड करो, ठीक। और अमन, तुम्हारा भी पूरा पेपर सॉल्व नहीं था, वो पेपर पूरा पेपर सॉल्व करके भेजो मुझे, यस ठीक। सर। राहुल ने सेंड किया था, राहुल के सारे मतलब लगभग सारे क्वेश्चन थे। अगर राहुल जो रह गया हो तो सॉल्व करके भेजना मुझे, ठीक है। अमीशा तुम भी भेजना। ज्योति ने, ज्योति का आया था पेपर? हाँ, मुंबई रीजन का भेजा था, हाँ ठीक है, ओके। उसमें जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो सॉल्व करके भेजना मुझे, ठीक। और मुस्कान तुम भी, ठीक। और ये वाला जो ऑफलाइन वाला एग्जाम वाला पेपर है, इसमें भी अगर कुछ पार्ट छूटा हुआ है तो ये भी सॉल्व करके देखना मुझे, ठीक है। तो मुझे 3 सैम्पल पेपर तुम लोगों से कंप्लीट चाहिए सारे क्वेश्चंस के साथ, ठीक। ओके, फिर एंड कर रहा हूँ मैं क्लास, बाकी सर काम कर लेना। सर उसमें हाँ, 35 और 36 में डाउट है। कौन से वाले पेपर में? सर वो मुंबई में। मुंबई रीजन वाला है। 35 36 में क्या बाइनरी फाइल्स के क्वेश्चन थे? 35 नो 36 में सर। क्वेश्चन क्या थे? मेरे एक मिनट देखता हूँ। 35 एंड 36, 35 में क्या करना है? 35 तो कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल तो देख सकते हो, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के तो है 35, हो जाएगा, अभी करना आ जाएगा। और 36 क्या है? लाइब्रेरी और बुक देखिए, स्टैक वाला है ये, तो स्टैक का एप्लीकेशन नहीं किया है तुमने। स्टैक में पुश ऑपरेशन दिखाना है, पुश एंड पॉप ऑपरेशन, तो स्टैक वाला प्रोग्राम बनाना है 36 में। और 35 में ये बाइनरी फाइल पे बेस्ड क्वेश्चन है, बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल, ठीक है। सॉल्व करना, अगर नहीं आया तो कल मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। और बाकी के सैम्पल पेपर से भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना, बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल्स के, ठीक। अभी ऐसा नहीं है, तुम लोग थोड़ा सा मतलब पढ़ाई अच्छे से करो, ज़्यादा पढ़ाई करो, डेली रिविजन करो। खाली टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि यहाँ वहाँ घूम रहे हो, या यहाँ मतलब जो थोड़ा जल्दी उठा करो, सुबह पढ़ाई करो, अगर जल्दी उठोगे तो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और बाकी अपना दिन में पढ़ो 1-2 घंटे, शाम को पढ़ो, ठीक। एक डेली रूटीन बनाओ, कम से कम 4-5-6 घंटे तो पढ़ने ही है डेली, तब तुम्हारा एक्सपेक्टेड जो है वो रिजल्ट आएगा। पास में बोल रहा हूँ, पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। पास तो तुम अगर क्लास में जो पढ़ते हो सुनते हो उसी से पास हो जाओगे, ठीक। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव केवल पास होना नहीं है, ठीक। तो अच्छे से पढ़ाई करो, बार बार मैं तुम लोगों से बोलता हूँ, डेली बोलता हूँ इस चीज़ को, ठीक। लेकिन तुम लोग वो चीज़ शो नहीं करते हो, मुझे पता लगे, मुझे तब अच्छा लगेगा ना जब मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ और उसका मुझे रिजल्ट मिले। अगर तुम डेली मुझे 5 क्वेश्चन सॉल्व करके भेजोगे, मैं तुम लोगों से बोलूँगा नहीं, तुम लोगों की तारीफ करूँगा ना उस केस में। लेकिन मैं 10 बार बोलूँगा कि आंसर भेजो, उसका आंसर भेजो, आंसर भेजो, फिर 20 दिन बाद उसका सॉल्यूशन आता है मेरे पास। तो इतना अगर तुम, और भी सब्जेक्ट्स हैं मान रहा हूँ, लेकिन इतना बिजी नहीं हो तुम लोग कि अगर डेली अगर चाहो कि 5 या 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते एक पेपर के, ठीक है। तो अपना रूटीन बनाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है मार्क्स स्कोर करना या अच्छा रिजल्ट लाना, बस वो तुम्हारी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, ठीक। और मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड कर रहा हूँ मतलब, थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, लीव कर दो।